हेलो स्प्रिंट वेलकम यू ऑल। सो करेंटली वी आर ऑन द चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इसका ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुका है। आज का लेक्चर थर्ड एंड द लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पूरा चैप्टर फिनिश कर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है दोनों लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे और आज का जो थर्ड लेक्चर है उसको भी अटेंड करिए मेरे साथ। और जो है इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होगा वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का स्टार्ट होगा और वो भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी हम जो है लास्ट क्लास जो हमारा था उसको रिकैप करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद जो है आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लास्ट की क्लास में जो लास्ट में किया था वो था स्पर्म का डायग्राम। स्पर्म की डायग्राम में सबसे आगे में जो है उसका मतलब उसका 4 पार्ट्स होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। तो उसका हेड वाला पार्ट जो होता है उसमें एक्रोसोम होता है जिसके पास एंजाइम होता है और उसके जो वही हेड वाला पोर्शन में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। निक वाले रीजन में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो है उसका जो मिडिल पीस होता है वहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है और वो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है उस स्पर्म को। इसके बाद उसका जो टेल पोर्शन होता है उसके पूरा मतलब उसके नेक पार्ट से लेकर के टेल पार्ट तक पूरा एक्सियल फिलामेंट होता है उसके अंदर, और बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। स्पर्म की पार्ट्स और उसके फंक्शन के ऊपर एक्रोसोम जो होता है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके पास एंजाइम होता है स्पर्मेटोलाइसिन। उसके बाद एंजाइम जो है वो हेल्प करता है इन द ब्रेकिंग द oocyte मेम्ब्रेन और फर्टिलाइजेशन में। oocyte की जो सेकेंडरी oocyte होती है उसको वो ब्रेक करता है और फर्टिलाइजेशन में भी ये हेल्पफुल रहता है ये एक्रोसोम एंजाइम। हेड की बात कर ले तो हेड के पास न्यूक्लियस होगा और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। इसके बाद डीएनए की बात कर ले तो स्पाइरली अरेंज जो है माइटोकॉन्ड्रिया रहता है उसके अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी दैट हेल्प इन द स्पर्म की मोटिलिटी। स्पर्म की मूवमेंट जो होती है, मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, तो स्पर्म की जो मोटिलिटी या मूवमेंट होती है फास्ट या फिर विग्रस जो मोटिलिटी वो शो कर पाता है, मूवमेंट वो शो कर पाता है, और वही माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है उसके जरिए। टेल की बात कर ले तो टेल जो होता है वो मोटिलिटी में ही हेल्प करता है। इसके बाद हमने समझा था कि एक जो हेल्दी नॉर्मल मील होता है वो सिक्रीट करता है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 5 ml ऑफ द सीमेन, और उस 2.5 से 5 ml ऑफ द सीमेन में अप्रॉक्सीमेटली 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स होता है। नॉर्मली 60% स्पर्म जो होता है वो शुड बी परफेक्ट इन शेप एंड साइज, एंड अराउंड 40% जो होता है स्पर्म उसके अंदर विग्रस जो है मोटिलिटी होना चाहिए। और इसके बाद हमने स्टार्ट किया था हमारा oogenesis वाला टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है oogonia रहता है हमारा डिप्लॉयड कंटेंट, उसके अंदर माइटोसिस होती है, फिर वहाँ से प्राइमरी oocyte बनता है, और प्राइमरी oocyte जो है इसके अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस 1 जो है मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जो है मियोसिस का 2 पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले मियोसिस 1 जो होता है वो अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज जो होता है वहाँ पे जाकर के ये रुक जाता है, और ये सारी चीज़ें फिटल लाइफ पे चलती है। उसके बाद बर्थ होता है, फिर प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी आने पे मियोसिस 1 कंप्लीट होती है। इसके बाद जो है यहाँ से बनता है मियोसिस 1 जब कंप्लीट होती है तो यहाँ पे एक छोटे साइज का फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, दूसरा सेकेंडरी oocyte रहता है, दोनों हैप्लॉइड कंटेंट होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे मियोसिस 2 होगा, लेकिन ये भी मियोसिस 2 जो है वो अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है मेटाफेज 2 पे। इसके बाद जब स्पर्म की एंट्री होती है तब यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो है वो अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है और सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी आज का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं oogenesis वाले टॉपिक जो है उसको ही हम यहाँ से कवर कर रहे हैं फिर से। तो oogenesis जो है वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे दो दो तरह की कंडीशंस आती है ड्यूरिंग द मियोसिस 2। ड्यूरिंग जब मियोसिस 2 होने लगती है वहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती है। जो सेकेंडरी oocyte है, पहला उसमें फर्टिलाइजेशन अगर हुआ है, स्पर्म अगर आया है तो, और दूसरा स्पर्म नहीं आया है तो, अगर स्पर्म जो है इंटर करेगा वहाँ पे सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज़ करेगा और फर्टिलाइज करेगा तो वहाँ पे जाकर के एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, दूसरा ओवम बनेगा। ये मैंने अभी आपको बताया है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवाया था। और यहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद ही ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। लेकिन अगर सेकेंडरी जो है वो इंटर नहीं किया है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज नहीं कर पाया है स्पर्म, तो वहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। और वही मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होने की वजह से मेंस्ट्रुएशन आती है, हर मंथ जो मेंस्ट्रुएशन आती है जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाया है, स्पर्म वहाँ तक पहुँचा नहीं है, या किसी भी तरह से स्पर्म जो है उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाया है, तो मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। तो यही प्रोसेस होती है, दो तरह की कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द फॉलिकुलर डेवलपमेंट। इसका जो है थोड़ा सा मैंने आपको करवाया था आई थिंक फर्स्ट और द सेकेंड लेक्चर में ही। तो अभी जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक को, और डिटेल में इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फॉलिकल की डेवलपमेंट में फॉलिकल्स जो बनते हैं उसमें सबसे पहला है प्राइमरी फॉलिकल।
1 डिग्री जो है इसको हम प्राइमरी फॉलिकल करेंगे, 2 डिग्री को सेकेंडरी फॉलिकल, 3 डिग्री को टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल जो होता है इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सबसे पहले जो होता है अंदर में प्राइमरी ऊसाइट होता है और बाहर से इसको सराउंडिंग करने वाले कौन होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। ये जो ब्राउन में दे रखा है ये ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं और जो अंदर प्रेजेंट होता है ये वो होता है प्राइमरी ऊसाइट। और ये काम कौन करता है, एफएसएच। एफएसएच क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल बनाने वाले, फॉलिकल स्टिमुलेट करने वाले, बनाने वाले हार्मोन्स होते हैं एफएसएच। इनका ही काम पूरा भी चलेगा, जब तक ये फॉलिकल डेवलपमेंट होता है तब तक एफएसएच का रोल रहता है। और यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो ग्रेनुलोसा जो सेल होती है, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती है प्राइमरी ऊसाइट के बाहर, उसको क्या करता है, डेवलप करता रहता है और एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशंस करता रहता है। तो एफएसएच का 3 फंक्शन जो है उसमें प्राइमरी ऊसाइट आ जाएगा, ग्रेनुलोसा सेल जो है उसकी डेवलपमेंट कराएगा और एस्ट्रोजन की भी सिक्रेशन कराएगा। सेकेंडरी फॉलिकल में भी सेम इसी तरह का होगा, यहाँ पे प्राइमरी ऊसाइट रहता है, ग्रेनुलोसा सेल जो है उसका नंबर बढ़ जाएगा। पहला तो यहाँ पे साइज में इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे जो है प्राइमरी फॉलिकल वो छोटा है, उसका साइज बड़ा है सेकेंडरी फॉलिकल में। तो प्राइमरी ऊसाइट अभी भी यहाँ पे है सेकेंडरी फॉलिकल में, बाहर की तरफ ग्रेनुलोसा सेल है और बाहर की तरफ जब ग्रेनुलोसा सेल जो है उसमें आ जाता है एक एक्स्ट्रा लेयर जिसको कहते हैं हम थीका लेयर, और ये भी बिकॉज ऑफ एफएसएच की वजह से ही हो पाता है। तो ग्रेनुलोसा सेल जो है उसका नंबर बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे साइज बड़ा है, एस्ट्रोजन की सिंथेसिस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे और न्यू लेयर जो है थीका लेयर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम टर्शरी फॉलिकल की तरफ। टर्शरी फॉलिकल में क्या देखने को हमें मिलता है, दैट इज यहाँ पे जो थीका लेयर होता है वो डिवाइड हो जाता है थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना में। यहाँ पे जो थीका लेयर मैंने आपको बताया है ये ऑरेंज में, ये डेवलप हो जाता है, एक थीका एक्सटर्ना बन जाता है, दूसरा थीका इंटरना बन जाता है और वहाँ पे वही सेम ग्रेनुलोसा सेल होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैविटी आ जाता है, एक पाउच आ जाता है, फ्लूइड से भरा हुआ पाउच, फ्लूइड से भरा हुआ कैविटी जिसको हम कहते हैं एंट्रम। तो टर्शरी फॉलिकल जो होता है यहाँ पे हमें एंट्रम देखने को मिलता है, फ्लूइड फील्ड कैविटी। ये जो पिंक में है ये एंट्रम होता है जो कि ग्रेनुलोसा सेल के बगल में ही रहता है और सेकेंडरी ऊसाइट यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल के केस में देखने को मिलता है। इसके बाद हमारे पास जो है बनता है टर्शरी फॉलिकल के पास के बाद जो है हमारे पास दिखता है दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। जो ग्राफियन फॉलिकल होता है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले वही थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, इसके बाद सेकेंडरी ऊसाइट तो अंदर है और एंट्रम भी यहाँ पे होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स भी होते हैं, साइज बढ़ जाता है ग्राफियन फॉलिकल में। इस फॉलिकल का साइज बढ़ जाएगा तो हर एक चीज़ का जो है अमाउंट वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। जोना पेलुसिडा की एक लाइनिंग आ जाती है जो कि सेकेंडरी ऊसाइट के बगल में रहती है। सेकेंडरी ऊसाइट को कवर करता है एक लेयर जिसको कहेंगे यहाँ पे जोना पेलुसिडा। और यहाँ पे आकर के क्या होता है, जब ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो जाता है अब यहाँ पे क्या होगा, एलएच आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये आएगा और यहाँ पे जो एलएच जो होगा वो सर्ज करेगा, उसका मैक्सिमम अमाउंट हो जाएगा और उसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलएच ही क्या कराता है, ओव्यूलेशन कराएगा, ओव्यूलेट होगा और यहाँ से सेकेंडरी ऊसाइट जो होता है वो बाहर आ जाता है। तो सेकेंडरी ऊसाइट जैसे ही ये फटेगा, बर्स्ट करेगा, ओव्यूलेशन होगा, इसमें बर्स्टिंग हो जाती है उस ग्राफियन फॉलिकल की और यहाँ से जो है एलएच जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका फंक्शन होता है कि ये इस पे एक्ट करता है, ओव्यूलेशन कराता है। तो सेकेंडरी ऊसाइट बाहर आ जाएगा और यहाँ पे वही सेकेंडरी ऊसाइट के बाहर जो जोना पेलुसिडा की लाइनिंग होती है, जब ये बाहर निकल के आ जाता है तब इसको कोरोना रेडियाटा कहेंगे। ये बेसिकली ये भी ग्रेनुलोसा सेल ही होता है, लेकिन जब ये सेकेंडरी ऊसाइट को कवर करता है, बाहर आ जाता है, तब इसको हम कोरोना रेडियाटा कहते हैं। नाम आपको याद रखना है, ये ग्रेनुलोसा सेल ही होता है। उसके बाद जो बचा हुआ इसका पार्ट होता है इस ग्राफियन फॉलिकल का, वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मतलब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जस्ट बिकॉज ऑफ इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ही बनता है। एलएच की वजह से ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और ये येलो कलर का होता है और ये रिलीज करता है 2 तरह का हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि आगे प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस में मेल्स के केस में देखे थे कि हार्मोन की रेगुलेशन कैसे होती है, उसी तरह से फीमेल्स के केस में भी हार्मोन की रेगुलेशन होती है oogenesis में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को थ्रू द GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा और जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वहाँ से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा LH। अगर फीमेल है तो उसमें FSH क्या करेगा, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराएगा और एस्ट्रोजन की सिंथेसिस करेगा। आपको नाम मतलब अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन क्या करता है। तो एफएसएच जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फीमेल के केस में ये फॉलिकल की डेवलपमेंट कराएगा और एस्ट्रोजन की सिंथेसिस कराएगा। जो एलएच होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका काम है कि ये ओव्यूलेशन कराएगा और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बनाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम बाद में ये
दो हार्मोन्स निकालते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है कि जब अगर क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम जो होती है उसको थिक करके रखता है, उसको मोटा करके रखता है। और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये इंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, उसको शेड ऑफ नहीं होने देता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इसका मेन फंक्शन है कि ये जो है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो है इंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि अगर वो लेयर जो है इंडोमेट्रियम का लेयर अगर झड़ जाएगा तो क्या होगा कि ये अबॉर्शन हो जाएगा। तो इसलिए जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये इंडोमेट्रियम जो है उसको मेंटेन करके रखता है। तो आपको फंक्शन याद होना चाहिए। इसके बाद जो है डिफरेंस हम देख लेते हैं एक बार इसके बीच में, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, ये मेन डिफरेंस है। तो ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है और ये स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही oogenesis जो है फीमेल के केस में ये स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ये कंटिन्यूस होता है पूरा लाइफ टाइम तक, ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म जो है वो बनता रहता है, कंटिन्यूस होता है थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। लेकिन oogenesis जो होता है वो रुक जाता है मेनोपॉज में 50 इयर्स और 45 टू 50 इयर्स की एज में जाकर के ये oogenesis प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। और इसके बाद इक्वल टाइप की डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलती है स्पर्मेटोजेनेसिस में, वही माइटोसिस फिर मियोसिस वगैरह। इसके बाद लेकिन oogenesis जो होता है यहाँ पे अनइक्वल टाइप की डिवीजन होती है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो छोटा रहता है, फिर सेकेंड पोलर बॉडी बनता है वो भी छोटा रहता है, और उसके पास साथ सेकेंडरी oocyte ऊपर फिर नीचे आके ओवम बन जाता है। तो ये सारी अनइक्वल टाइप की डिवीजन हमें oogenesis के केस में देखने को मिलता है। इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर ले तो ये स्टार्ट होता है टेस्टीज में और इंड भी हो जाता है टेस्टीज के अंदर ही। लेकिन जो oogenesis होता है ये स्टार्ट होता है फीटल की जो ओवरी होती है वहाँ पे स्टार्ट होता है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में होगा तो फीटस की जो ओवरी होगी वहाँ पे स्टार्ट होगी, और ये इंड कहाँ पे होगी, फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब के जो एम्प्यूला वाला पार्ट है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो वहीं पे चलता रहता है, फेलोपियन ट्यूब में जाकर के ये इंड हो जाती है। इसके बाद ये एक तरह का कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली ये चलता रहता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअसली चलेगा। उसके बाद जो है ये oogenesis डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे पहले फीटल लाइफ आएगा, फिर बर्थ होगा, फिर बर्थ तक कुछ नहीं होगा, फिर मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, और फिर इसके बाद जो है मियोसिस 2 वो कंप्लीट होता है जब स्पर्म की एंट्री होती है वहाँ पे। तो इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है। डिफरेंस आपको अच्छे से याद होना चाहिए, दोनों में ही FSH और LH का रोल होता है, तो वो आपको पता ही है। इसके बाद हम चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात कर ले तो वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इज ऑल्सो नोन एज पीरियड, इट इज द मंथली सीरीज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस ए वीमेन गोज थ्रू, एक वीमेन बॉडी जो है वो गोज थ्रू टू प्रिपेयर फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। पॉसिबल प्रेगनेंसी होने के लिए जो है ये एक मंथली सीरीज ऑफ हार्मोनल चेंजेस है। इट इज़ गुड फॉर द हेल्दी, जो है एक हेल्दी फीमेल के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए और ये टाइमली होना चाहिए। ये एक मंथली सीरीज होता है जिसमें कि हार्मोन की बेसिकली चेंजेस होती है और उसकी वजह से आती है ताकि एक पॉसिबल प्रेगनेंसी हो सके। ये देखा जाता है फीमेल प्राइमेट्स के अंदर। प्राइमेट्स कौन होते हैं, ह्यूमन, एप्स और मंकीज़ वगैरह जो होता है उनके केस में, और फीमेल प्राइमेट्स के केस में देखने को मिलता है। नॉन प्राइमेट्स की बात कर ले, नॉन प्राइमेट जैसे कि काउज, सॉरी काउ नहीं, कैट एंड डॉग्स जो होते हैं उसमें ईस्टर साइकिल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो नॉन प्राइमेट्स के केस में ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो अकर हो जाता है एट अ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वाली जो एज होती है वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं मेनार्च, और यहाँ से PYQ आ चुका है। इसके बाद ये रुक जाती है अप्रॉक्सीमेटली 45 से 50 ईयर्स ऑफ एज जाते जाते ये रुक जाता है, जिसको हम कहते हैं मीनोपॉज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी में, इसको हम मेनार्च कहते हैं, और ये रुक जाता है, इसको हम मीनोपॉज कहते हैं 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज में। ड्यूरेशन की बात कर ले तो ड्यूरेशन ये 28 टू 30 डेज का होता है। इसके बाद इस साइकिल की हम बात कर लेते हैं। ये साइकिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साइकिल को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस साइकिल को अगर आप नहीं समझेंगे तो पूरा ये टॉपिक ही आप मतलब बेकार हो जाएगा। इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम साइकिल की बात कर लेते हैं। इसमें साइकिल जो है उसको डिवाइड किया गया है 28 डेज में। 28 डेज में मिडिल वाला जो है वो उसको 14 लिया गया है, और यहाँ पे ये 28 है। ठीक है, तो ये मिडिल वाला जो 28 होता है वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। तो सबसे पहले जो है इवेंट्स होते हैं, 4 तरह के इवेंट्स है। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल इवेंट होता है, उसके बाद ओवरी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके बारे में है, फिर फॉलिकल की जो डेवलपमेंट होती है उसके बारे में है, उसके बाद पिट्यूटरी की जो हार्मोन होती है उसके बारे में है। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल इवेंट में होता है जो 5 दिन होता है, 0 से 5 दिन, उस दौरान क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है जिसको हम पीरियड कहते हैं। वहाँ पे ब्लीडिंग वाला फेज होता है, ब्लीडिंग होता है।
0 to 5 डेज जो होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 डेज, ये वेरिएबल होता है फीमेल्स में अलग अलग केस में। तो ये 4 to 5 डेज का अप्रॉक्सीमेटली होता है और ये 5 दिन का होता है। ये जब हो जाता है उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये क्या रहता है, एकदम नॉर्मल रहता है। और पिट्यूटरी की जो हार्मोन्स रहती है वो क्या होता है, LH एंड FSH। LH जो है थोड़ा बड़ा रहता है, FSH जो है वो कम रहता है। और यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप होते रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन फॉलिकल। अब जो होगा क्या होगा, 5 दिन तक ये शेड ऑफ हो गया, अब फिर से ये बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो है इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो फिर से वापस से बनना स्टार्ट हो जाता है। और इस वापस से बनने की जो प्रोसेस होती है उसको फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। फॉलिकुलर फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स भी बन रहे होते हैं, और प्रोलिफरेटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है इंडोमेट्रियम जो है वो थिक होता रहता है। तो इंडोमेट्रियम अगर बहुत ज़्यादा ही थिक होगा तो इसको प्रोलिफरेटिव फेज कहेंगे। तो यहाँ पे ये थिक होता रहता है वापस से। उसके बाद जो है यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल जो होता है फॉलिकल्स के केस में, और यहाँ पे ये 14 डेज जब आता है तो यहाँ पे LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। और उसके कंपेयर में FSH भी बढ़ता है, लेकिन LH जो होता है काफ़ी हाई चला जाता है, और हाई जाने की वजह से इसको कहते हैं LH सर्ज। और जैसे ही LH का अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगा तो यहाँ पे वो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, और यहाँ से जो है ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन से सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन, और ये 14 डेज पे होता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ तक जो था वो फिक्स नहीं था, लेकिन इसके बाद जो होता है ये फिक्स रहता है। ये जो ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज अब होगा 14 टू लेके 28 डेज का, ये फिक्स रहता है 14 डेज का। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या होता है, ओवुलेशन जब हो जाएगा उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, इसको भी LH ही बनाता है। उसके बाद यहाँ पे वापस से क्या होता रहता है, ये इंडोमेट्रियम बढ़ता रहता है, और फिर वहाँ पे वही 28 डेज के बाद फिर क्या होता है, ये रप्चर कर जाता है। तो ये था मतलब पूरा फेज। अब जो है हम एक एक करके जो है पूरा फेज जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो मैंने आपको बताया है 0 से 5 दिन वाला प्रोलिफरेटिव फेज, उसमें क्या होता है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 डेज का होता है। और ये जो है इसमें इंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है और ब्लीडिंग हो जाता है। ये एक तरह का यूटेराइन इवेंट्स होता है, ये यूटरस के अंदर होता है, क्योंकि हमें पता है यूटरस के अंदर इंडोमेट्रियम होगा, इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, लेयर्स होती है, वो टूट जाती है, यहाँ पे ब्लीडिंग होता है। तो यूटेराइन इवेंट्स ये होता है। हार्मोन्स की बात कर ले तो यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उसका लेवल काफ़ी लो रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसका ड्रास्टिक डिक्लाइन होता है। प्रोजेस्टेरॉन क्योंकि प्रेगनेंसी जब होती है तो उसको वो मेंटेन करके प्रोजेस्टेरॉन रखता है, इंडोमेट्रियम को थिक करके, मेंटेन करके। लेकिन अगर यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन हुआ है, ब्लीडिंग हुआ है, तो इंडोमेट्रियम शेड ऑफ होगा। इंडोमेट्रियम शेड ऑफ होगा, इसका मतलब है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका अमाउंट जो होगा वो लो होगा, तो ड्रास्टिक डिक्लाइन हो जाएगा इसमें प्रोजेस्टेरॉन में, और कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। तो पहला फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें ये होता है। दूसरा जो है हमारे पास फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इसका ड्यूरेशन क्या होता है, वेरिएबल रहता है, और जो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है इन LH एंड FSH दैट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द फॉलिकल्स। और यहाँ पे ग्रेजुअल इंक्रीज मतलब काफ़ी LH और FSH काफ़ी यहाँ पे बढ़ता रहता है, तेजी से आगे बढ़ता है, और यहाँ पे ये स्टिमुलेट करता है द सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन फ्रॉम फॉलिकल्स। ये जो फॉलिकल्स डेवलप होते हैं यहाँ से एस्ट्रोजन की सिंथेसिस जो है इसको काफ़ी ये बढ़ाता रहता है। उसके बाद जो है प्राइमरी फॉलिकल जो होता है ये मैच्योर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल्स में, ग्रेजुअली धीरे धीरे प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, इसी फॉलिकुलर फेज में जो है वो ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है हमारे पास, दैट इज द ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज। यहाँ पे ये 14th डे पे होता है, मिडिल ऑफ द साइकिल। साइकिल का जो मिडिल डे जो भी रहेगा वहाँ पे जाके ये ओव्यूलेशन होता है। और यहाँ पे LH और FSH जो होता है वो पीक पे रहता है, LH काफ़ी हाई चला जाता है, इसको LH सर्ज कहते हैं। रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड द रिलीज ऑफ ओनली 1 ओवम पर साइकिल। पर साइकिल जो होगा यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और 1 ओवम पर साइकिल जो है यहाँ पे रिलीज होता है। प्रोलिफरेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम कंटिन्यूस, और यहाँ पे इंडोमेट्रियम जो है उसका प्रोलिफरेशन वो फिर काफ़ी तेजी से वो क्या होता है, इंडोमेट्रियम बढ़ जाता है। इसके बाद फोर्थ स्टेप हमारे पास आता है ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज, और ये 14 डेज का रहेगा और ये फिक्स रहता है। इसमें सिक्रेशन होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का काफ़ी हाई नंबर में। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं कि जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट्स टू कॉर्पस ल्यूटियम में वो कन्वर्ट हो जाता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। इंडोमेट्रियम इज मेंटेन्ड इफ ओवम रिमेन अनफर्टिलाइज, इंडोमेट्रियम गेट शेड ऑफ। इंडोमेट्रियम यहाँ पे मेंटेन है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। ठीक है, सिक्रेटरी फेज में इफ ओवम रिमेन अनफर्टिलाइज, अगर ओवम यहाँ पे ओवम रिलीज हो चुका है, वो फिलोपियन ट्यूब के अंदर है,
और वहाँ पे जा कर के ये नहीं पहुँचा, क्या बोलते हैं इसको, अगर स्पर्म वहाँ पे एंटर नहीं किया, अनफर्टिलाइज वो रह गया वो ओवम, तो वो इंडोमेट्रियम का लाइनिंग फिर से क्या हो जाएगा, शेड ऑफ हो जाएगा। तो यही प्रोसेस पूरा ऐसे ही चलता रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं HCG के ऊपर। HCG जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन होता है और ये प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट होता है। इसका मेन काम होता है कि ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान ये रिलीज होता है और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको ये मेंटेन करके रखता है। एक क्वेश्चन आता है कि ओवुलेशन की डे अगर निकाली है कि ओवुलेशन कितने दिन पे होगी, तो वो होती है टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी का 28 डेज का होगा, किसी का 32 डेज का होता है, तो ये वेरिएबल होता है। बहुत ज़्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, 28 टू 32 डेज के बीच में होना चाहिए। 28 टू 30, 32 इतना जो है वो नॉर्मल होता है, इससे ज़्यादा में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में से अगर हम 14 डेज को माइनस कर देते हैं तो हमारा ओवुलेशन का डेट निकल के आ जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद है मेंस्ट्रुअल की कुछ हाइजीन के ऊपर, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी हम देख लेते हैं इसको। मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात कर ले तो हमें बाथ जो है एवरीडे लेना चाहिए, क्लीन करना चाहिए खुद को, क्लीन योर सेल्फ एंड यूज सैनिटरी नैपकिन्स या पैड्स जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, कोई भी गंदा कपड़ा यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड चेंज पैड एवरी टाइम आफ्टर 4 to 5 आवर्स, हर एक 4 से 5 घंटे के बाद जो है पैड जो है उसको चेंज करना है। उसके बाद डिस्पोज यूज्ड सैनिटरी पैड रैप इन अ पेपर में रैप करके उस सैनिटरी पैड जो है नैपकिन जिसका हम यूज़ कर चुके हैं उसको डिस्पोज करना है। इसके बाद जो है डू नॉट थ्रो सैनिटरी पैड्स इन टॉयलेट्स इन ओपन एरिया। ओपन एरिया में टॉयलेट्स में जो है यहाँ पे इसको नहीं फेंकना है, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। और जब भी हम उसको यूज़ करेंगे तो सोप से क्या करना है, हैंड को वॉश करना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में जब क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है, जब इंसेमिनेट हुआ है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है, एक हेल्दी मैन की अगर हम बात कर लें तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है वो रिलीज हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। लेकिन उसमें से 200 से 300 स्पर्म ही जो है वो मोटिलिटी शो कर पाता है, बाकी वहाँ पे मर जाता है। 200 से 300 जो है जिसमें विग्रस मोटिलिटी होता है वही आगे बढ़ के जाता है। अब इवेंट जो है फर्टिलाइजेशन के अंदर बहुत सारे हैं। सबसे पहले कैपेसिटेशन होता है, दूसरा एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस होता है, तीसरा जो है वो एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, उसके बाद स्पर्म जो है वो बाइंड करता है सेकेंडरी oocyte से, इसके बाद जो है प्रोसेस वो सिंगेमी होता है। अब हम देख लेते हैं कि करके कि क्या क्या होता है। तो अगर हम कैपेसिटेशन की बात कर ले तो कैपेसिटेशन का मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म, स्पर्म की एक्टिवेशन। स्पर्म की एक्टिवेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा स्पर्म होता है उसके बाहर जो है ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट स्लो होती है। इसी कैपेसिटेशन प्रोसेस में वही ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर होती है उसका रिमूवल करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, जिसके वजह से मतलब उसका रिमूवल होता है और वो विपलेस मूवमेंट जो है वो फास्ट मूवमेंट जो होता है वो शो करता है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका लेयर होता है ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर वो रिमूव हो जाता है। इस प्रोसेस को कैपेसिटेशन कहते हैं। इसके बाद कैपेसिटेशन का मतलब होता है कैप का रिमूवल। कैप कौन है? ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर। इसके बाद दूसरा जो होता है हमारे पास एग्लूटिनेशन होता है। एग्लूटिनेशन जो है इसमें स्पर्म एंड ओवा हैज केमिकल रिसेप्टर विच हेल्प स्पर्म टू रीच ओवा या ओवम। देखो जब क्या होता है 200 से 300, मान लो 200 से 300 मिलियन स्पर्म था, उसमें से 200 से 300 अभी भी बचा हुआ है, लेकिन वो सारे के सारे जाकर के उस ओवम, एक सिंगल ओवम को जाकर के वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। इसलिए स्पर्म और ओवम दोनों के पास क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप का रिसेप्टर होता है, केमिकल रिसेप्टर होता है, जिसमें कि वो उसको क्या करता है, उसको पता चलता है। क्योंकि देखो अगर दोनों साइड फेलोपियन ट्यूब जो है उसके दोनों साइड क्या होता है, दोनों साइड से ओवम रिलीज नहीं होगा, एक ही साइड से रिलीज होता है, एक मंथ पे एक साइड से। तो क्या होगा, अगर यहाँ से बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म जा रहे हैं तो क्या होगा, उसको कैसे पता चलेगा कि जो ओवा है हमारा, ओवम है, वो किस साइड पे है। तो ये जो है उसी केमिकल रिसेप्टर की वजह से पता चलवाता है, क्योंकि स्पर्म के पास और ओवम के पास दोनों के पास ही प्रेजेंट होता है ये केमिकल रिसेप्टर। तीसरा जो है हमारे पास दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शंस आता है। और एक्रोसोमल रिएक्शन जो होता है इसमें स्पर्म एक्रोसोमल हेड हैज डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। जो उसकी एक्रोसोमल हेड होती है स्पर्म की, उसमें डिफरेंट तरह के जो है एंजाइम प्रेजेंट होता है विच हेल्प इन ब्रेकिंग द ओवम डिफरेंट लेयर। ओवम की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं बाहर, ग्रैनुलोसा सेल, थीका, एंटेना, थीका, एक्सटर्ना, ये सारी लेयर्स जो होती है इसको ब्रेक करने में यही जो स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होता है एक्रोसोम की जो हेड होती है उसमें, ये इसको मदद करता है। अब इसमें बात कर लेते हैं, 3 तरह के हमारे पास लेयर्स होती हैं, उसके लिए 3 तरह के एंजाइम हैं।
जैसे कि हाई एलुरोनाइडेज। तो ये जो एंजाइम होता है ये ब्रेक करता है हाई एलुरोनाइडेज एसिड बॉन्ड जो होता है उसको ये तोड़ता है। दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो होता है ये ब्रेक करता है कोरोना रेडियाटा की जो बॉन्ड होती है उसको ये तोड़ता है। तीसरा जो है हमारे पास दैट इज जोना लाइसिन होता है, ये एंजाइम जो होता है ये ब्रेक करता है जोना पेलुसिडा की लेयर्स को। फोर्थ स्टेप हमारे पास आता है दैट इज द बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म विद द ओवम। अब जो है स्पर्म वो बाइंड करेगा ओवम के साथ क्योंकि स्पर्म वहां तक पहुंच चुका है। स्पर्म बाइंड विद द सेकेंडरी oocyte, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। स्पर्म जो है वो सेकेंडरी oocyte के साथ बाइंड किया, सेकेंड पोलर बॉडी बना और दूसरा ओवम बनता है। उसके बाद जो है हमारे पास अब जो है ये ओवम बचा है, स्पर्म बचा है, तो यहाँ पे फ्यूजन होगा उस स्पर्म या ओवा का और यहाँ से जाइगोट डिप्लॉयड कंटेंट वाला जाइगोट बन जाता है। अब एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी वो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम मान लेते हैं कि ये जो लेयर्स है ये लेयर्स के बाहर जो है पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है इसके बाहर। तो यहाँ पे पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में होता है, यहाँ पे अगर स्पर्म आएगा तो यहाँ पे स्लो ब्लॉक मेथड पहले लगता है। स्लो ब्लॉक मेथड से क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो पोलराइज था वो डीपोलराइज हो जाएगा। डीपोलराइज का मतलब जो अंदर नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद फास्ट ब्लॉक मेथड जो होता है इसमें क्या होता है कि जो SER होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो रिलीज करता है कैल्शियम आयन को, और ये जो कैल्शियम आयन होता है ये एक्टिवेट करता है कॉर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको एक्टिवेट करता है और वो जोना पेलुसिडा की जो लाइनिंग होती है उसको ये क्या कर देता है, हार्डन कर देता है। क्यों हार्डन करता है? ताकि जो फर्दर स्पर्म की एंट्री है वो रुक जाए, क्योंकि एक बार में एक से ज़्यादा जो है स्पर्म उसको फ्यूज़ ना कर पाए। इसलिए क्या होता है कि वो जोना पेलुसिडा की जो लाइनिंग होती है उसको क्या कर देता है, ये हार्डन कर देता है। तो ये पॉलीस्पर्मी जो है ये इसमें स्लो ब्लॉक मेथड और फास्ट ब्लॉक मेथड से इसको ब्लॉक किया जाता है ताकि जो है एक से ज़्यादा स्पर्म उसको फ्यूज़ ना कर पाए। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है दैट इज क्लीवेज। क्लीवेज जो है इसमें हम जानते हैं कि एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मतलब ह्यूमंस के साथ साथ वो स्टार्ट करते हैं अपना लाइफ एज ए सिंगल सेल जाइगोट। सिंगल सेल जाइगोट और वो क्लीवेज जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है एज जाइगोट मूव्स थ्रू इस्थमस टू यूट्रस। जब वो इस्थमस से यूट्रस की तरफ जाता है, जो फिलोपियन ट्यूब का वो जो पार्ट था इस्थमस वाला पार्ट, वहाँ से जब यूट्रस की तरफ जाता है तो वहाँ पे क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। क्लीवेज का मतलब बेसिकली डिवीजन होता है। और यहाँ पे जो क्लीवेज में जो डॉटर्स फॉर्म्ड होते हैं, डॉटर सेल्स, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जाइगोट बनता है, सिंगल सेल जाइगोट। उसके बाद 2 सेल स्टेज होता है, उसके में फर्दर डिवीजन होगा, वो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद 4 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 8 सेल वाला स्टेज जो होता है उसको अर्ली मोडुला कहते हैं, और जो लेट मोडुला होता है वो 16 सेल स्टेज का होता है। इसके बाद जो है 32 सेल वाला स्टेज बनता है, और वही 32 सेल स्टेज जो है कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट वो स्टेज होता है जिसमें कि बाहर की तरफ जो है ट्रोफोब्लास्ट वाली सेल की लेयर आ जाती है, और अंदर में जो है यहाँ पे ये इनर सेल मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हो जाता है, ये जो सेल वाला स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट। इसमें ट्रोफोब्लास्ट बाहर की तरफ लाइनिंग करेगा और अंदर में जो है वो एक जगह पे आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है इनर सेल मास। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करते हैं मोरूला की। तो मोरूला जो होता है इसको हम मलबेरी स्टेज भी कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट की बात कर ले तो यही ब्लास्टोसिस्ट जो है यहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास वाला स्टेज बना है, यही जो है यूट्रस के अंदर क्या होता है, इम्प्लांट होता है। जो इनर सेल मास होता है वो डेवलप हो जाता है इम्ब्रियो के अंदर, मतलब इम्ब्रियो में जो डेवलप होता है वही इनर सेल मास डेवलप होता है। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट वाला लेयर है ये हेल्प करता है इन द अटैचमेंट विद द एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है उसमें अटैचमेंट में यही ट्रोफोब्लास्ट हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन की। तो जो इम्प्लांटेशन होती है व्हेन ब्लास्टोसिस्ट गेट्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, ये भी वो प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन जिसमें कि ब्लास्टोसिस्ट जो हमारा है वो एंडोमेट्रियम में अगर एम्बेड हो जाता है, उसके अंदर फंस जाता है, पूरा अच्छे से एम्बेड हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है और यहाँ पे जो है हमारा ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर एम्बेडेड है। अब क्या होता है, जब ये पूरा का पूरा इस एंडोमेट्रियम के अंदर जो है पूरा का पूरा एम्बेड हो चुका है, तब क्या देखने को मिलता है यहाँ पे कि जो हमारा इनर सेल मास है वो कन्वर्ट हो जाता है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, 2 तरह की जो सेल्स होती है उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, बीच में ये बना लेता है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो डिवाइड हो जाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट में और सेंट्रियोट्रोफोब्लास्ट में। तो ये आपको नाम याद नहीं रखना है, बस इतना समझना है कि ये दोनों डेवलप हो जाता है। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो डिवाइड हो जाता है इसमें, और यहाँ पे 2 बन जाता है, 2 लेयर्स बन जाते हैं। इस वाले जो इनर सेल मास होता है उसके बगल में बन जाता है एमनियोटिक सैक और योक सैक बन जाता है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको रखना है।
इसके बाद जो होता है प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर हम बात कर ले तो गैस्ट्रुलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि एपिब्लास्ट जो है वो डिवाइड कर जाता है 3 लेयर्स में। जर्म लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। और एक्टोडर्म बाहर वाला लेयर होता है, बाहर वाला जर्म लेयर। मेसोडर्म जो होता है मिडिल लेयर होता है। इंडोडर्म जो होता है इनर लेयर होता है। यही तीनों जर्म लेयर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द मेजर टिश्यू एंड द ऑर्गन की डेवलपमेंट में। बहुत सारे टिश्यूज जो होते हैं, मेजर टिश्यूज और ऑर्गन, इन सब की डेवलपमेंट में यही जर्म लेयर्स जो होता है वो हेल्प करता है। और इस प्रोसेस को, इस जो जर्म लेयर की जो डेवलपमेंट होती है, इस प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। जेस्टेशन, गैस्ट्रुलेशन और जेस्टेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। जेस्टेशन वो पीरियड होता है जिसमें कि पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, फीटस की डेवलपमेंट वाली जो पीरियड होती है पूरा 9 मंथ का, उसको हम जेस्टेशन कहते हैं। टाइम पीरियड 9 मंथ का होता है। अब इस 9 मंथ को मैंने 1 2 3 मंथ में जो है इसको डिवाइड कर दिया है। तो पहला 3 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ, ऐसे डिवाइड किया है। उसमें फर्स्ट 2 3 मंथ जो होता है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। इसके बाद 4 से लेकर 6 मंथ वाला को सेकेंड ट्राइमेस्टर कहेंगे। 7 to 9 वाले को थर्ड ट्राइमेस्टर कहेंगे। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से देखिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, ट्राइमेस्टर यानी 3 मंथ का, 3 मंथ का जो होगा उसमें फर्स्ट मंथ में क्या होता है, सबसे पहले जो होता है उस फीटस का, जो ग्रोइंग फीटस है उसका हार्ट फॉर्म हो जाता है, दिल बन जाता है। दिल बन जाने की वजह से क्या होगा कि वो नोटिस दिल बन जाएगा। तो वो जो साइन होता है ग्रोइंग फीटस का, वो कैसे नोटिस होता है, पहले जब चेकअप के लिए जाते हैं तो फर्स्ट मंथ में ही ये ऐसे डिफाइन किया जाता है कि द लेडी इज प्रेग्नेंट जस्ट बिकॉज उसका हार्ट साउंड सुन के। वैसे तो बहुत सारे और टेस्ट वगैरह भी होता है, लेकिन हार्ट साउंड जो है उसमें उसको सुन करके, और वो सुना जाता है स्टेथोस्कोप के जरिए। तो इसके जरिए जो है हार्ट जो है उसका साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मंथ जाता है, इसमें लिम्स और डिजिट्स वगैरह जो है, हाथ पैर की जो उंगलियां वगैरह होती है वो डेवलप हो जाती है सेकेंड मंथ में। थर्ड मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मतलब एंड ऑफ थर्ड मंथ जो होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम जो होता है और एक्सटर्नल जेनेटिलिया वगैरह जो है, ये सब भी क्या होता है, डेवलप हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड ट्राइमेस्टर की, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर हम 5th मंथ की बात करें तो 5th मंथ में पहला जो फीटल का मूवमेंट होता है वो दिखने लगता है, और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, और इसको लेनिगो कहते हैं। और ये जो कंडीशन होती है अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, इस पर बहुत बार PYQ आ चुका है, तो आप इसको याद रखेंगे कि पहला फीटल का मूवमेंट और अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन हेड ये 5th मंथ में देखने को मिलता है। जब 6th मंथ एंड होने लगता है तो बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स, बॉडी पे हेयर्स आने लगते हैं, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, आईलेसेस बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें 6th मंथ के लास्ट में हो जाती है। थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो एंड ऑफ द 9th मंथ फीटस इज, अब यहाँ पे जो 9th मंथ जब एंड अप हो जाता है तो यहाँ पे फीटस जो है फुल्ली डेवलप हो जाता है और वो रेडी होता है फॉर द डिलीवरी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ है प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा के बारे में ये है कि जो बेबी है और ये जो मदर है, ठीक है, ये इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, ये ऑरेंज वाला। अब देखो क्या होता है इस बेबी और यहाँ मदर के बीच में, सबसे पहले कि बेबी मदर से जो है इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए, और यहाँ से जो बेबी का जो वेस्टेज नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बन रहा है वो एक्सपेल्ड आउट होना चाहिए, मदर की बॉडी में जाना चाहिए, और वहाँ से क्या होता है एक्सक्रीट आउट होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ऊपर के प्रेजेंट यहाँ पे अम्बिलिकल कोड प्रेजेंट होता है इसके, जो बेबी होता है उससे अटैच रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड, जहाँ पे 100% फीटल का ब्लड रहता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा जो है स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि 100% फीटल ब्लड होता है, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। अब क्या होता है उसमें, ये अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहता है प्लेसेंटा से, और ये प्लेसेंटा अटैच रहता है, मतलब इन दोनों को अटैच करके रखता है, मदर और ये फीटस की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है दोनों से अटैच रहती है। यहाँ पे मदर से जो है यहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट के बेबी को दिया जाता है, और यहाँ से बेबी का जो नाइट्रोजनस वेस्ट और CO2 वगैरह है वो फिर वापस से इसको मदर को दिया जाता है। और ये जो प्लेसेंटा की जो वो लाइनिंग होती है जिससे वो अटैच रहता है इंडोमेट्रियम से बहुत ज़्यादा ही चिपका हुआ रहता है, उस लेयर को हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, ये विलाई की तरह स्ट्रक्चर रहता है और ये इससे इंडोमेट्रियम से अटैच रहता है, ये प्लेसेंटा। इसके बाद जो है प्लेसेंटा के फंक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो प्लेसेंटा जो है वो मदर और फीटस जो है उसको ये कनेक्ट करके रखता है, और ये हेल्प करता है इन प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर एंड फीटस, मदर और फीटस के बीच में जो है न्यूट्रिशन को ये प्रोवाइड करता है। गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, एंड द ट्रांसफर ऑफ द IgG एंड एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू फीटस, मदर से फीटस में IgG एंटीबॉडीज जो होता है वो ट्रांसफर होता है
और बहुत सारे एंटीबॉडीज़ जो है होते हैं उसका भी ये ट्रांसफ़र करता है, प्लेसेंटा ही करता है। एक्सचेंज ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्टेज फ्रॉम फीटस से मदर में नाइट्रोजनस वेस्टेज CO2, ये सारी चीज़ें जो है इसको भी एक्सचेंज करता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्लेसेंटल हार्मोन्स की, तो प्लेसेंटल हार्मोन्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले आता है SCG। SCG जो है कोरियोनिक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसको मेंटेन करके रखता है प्रेगनेंसी के दौरान। दूसरा होता है HPL। HPL जो है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो हेल्प करता है मिल्क के सिंथेसिस में। इसके बाद जो है इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये सारे भी जो है प्लेसेंटल हार्मोन्स होते हैं। इसके बाद फिफ्थ हमारे पास है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो होता है वो हेल्प करता है इन द वाइडनिंग ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है बोन है, इसको जो है वाइडन करके चौड़ा करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी। जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है तो रिलैक्सिन ही उसको क्या करता है, रिलैक्स करता है, वाइडन करता है उस प्यूबिक सिम्फाइसिस वाले रीजन को, ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। इसके बाद HCG HPL रिलैक्शन जो होता है ये सिक्रीट होता है ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी होती है तभी इस दौरान ही हम 3 तरह के जो हार्मोन्स होते हैं इसको हम देखते हैं, प्लेसेंटल हार्मोन्स को, HCG HPL और रिलैक्सिन। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप इसको याद रखेंगे। इसके बावजूद और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सबका लेवल जो होता है काफ़ी अमाउंट में बढ़ा रहता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जो है बेबी बर्थ होता है, जिसमें कि मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है एंड इट लीड्स टू द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और यहाँ पे फीटस की इजेक्शन वाले रिफ्लेक्स आती है इस पार्चुरेशन वाले प्रोसेस में, इसलिए इसको हम न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्स वाली कंडीशन आती है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम हमारा इन्वॉल्व रहता है, और इंडोक्राइन क्योंकि यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस तो हो ही रहे हैं, सारे जो हार्मोन्स है वो एक्टिव रहते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, इसलिए इसको हम न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स या मेथड कह सकते हैं। पार्चुरेशन का जो सिग्नल आता है, यहाँ से बहुत बार BYQ आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि पार्चुरेशन का जो सिग्नल आता है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द प्लेसेंटा से और फुल्ली डेवलप फीटस, ये दोनों मिल करके जो है पार्चुरेशन का सिग्नल ओरिजिनेट करते हैं। और आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड ऑक्सीटोसिन इज गिवन टू इंड्यूस पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने के लिए, डिलीवरी अच्छे से हो पाए, इसके लिए जो है आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड ऑक्सीटोसिन, जिसका नाम है पिटोसिन, वो दिया जाता है उस मदर को। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश होता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है पूरा लेक्चर समझ में आ गया है। हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको सारा का सारा मिल जाएगा, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।